अस्सलामुअलैकुम। नोवेल अल-अनाम बाय ज़ैन नियाज़ी एपिसोड 19। वो सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद नाश्ता कर रहे थे। लाइबा नमता का हाथ थामे बैठी थी, जैसे वो छोड़ेगी और वो कहीं गायब हो जाएगी। नहीं, हम बस 2 घंटे तक निकल रहे। वो नैपकिन से हाथ साफ करते उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला था। भाई इतनी जल्दी? अभी तो हमने घूमने भी जाना था। इतने सारे प्लान्स बनाए थे हम दोनों ने। वो चेहरे पर खुफगी लिए दबा दबा सा बोल रही थी। लाइबा, बेटा अंकल परेशान होंगे। फिर कल अजलान का वलीमा है। तुम लाहौर आओगी, फिर मैं खुद घुमाने लेकर जाऊंगा आप दोनों को। उसने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। रेडी रहना 2 बजे तक। हमें लाहौर के लिए निकलना। अब उसकी निगाहें अनमता की तरफ थीं, जिसने बात समझते ही इस बात में गर्दन हिलाई। राहिम ठीक कह रहा है बेटा। मौज़म भाई फिक्रमंद होंगे इन दोनों के लिए। हम अजलान के वलीमे में शिरकत करेंगे, फिर लाहौर घूम लेना। अब की बार फातिमा बोली थी। लाइबा ने अनमता को अपनी और उसकी इस्लामाबाद की तस्वीर की एक कलेक्शन गिफ्ट की थी, जिसे वो बड़ी ही मोहब्बत और इश्तियाक से देख रही थी। ये कलेक्शन मुझे तलहा भाई ने बनवा कर दी थी, जब वो काकुल से ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आए थे। अनमता तस्वीर देख रही थी, तब लाइबा ने बताया। तलहा कहाँ है? अनमता ने पूछा। अब उसका रुख लाइबा की तरफ था। तलहा भाई की पोस्टिंग कश्मीर में हुई है। वो वहीं होते हैं, घर पर बहुत कम आते हैं। उनसे राब्ता भी बहुत मुश्किल से होता है। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। इंशाल्लाह वो जल्द आएंगे, कहते साथ ही लाइबा उदासी से मुस्कुराई। इंशाल्लाह, अनमता ने भी मुस्कुरा कर कहा। वो कमरे से मुल्हिका बालकुनी में खड़ी थी जब उसे राहिम गाड़ी से निकलता दिखाई दिया। उसकी आंखें खुशी के मारे फैली थी। मुस्कुराती हुई बालकुनी से दूर हुई। उसने अब नीचे की जानिब कदम बढ़ाए थे। लाइबा भी उसकी ये हरकत देखती उसके पीछे आई। राहिम मुस्कुराता हुआ अंसारी हाउस में दाखिल हुआ। उसकी ये मुस्कान बिला वजह नहीं थी। उसके हाथ में एक बिल्ली थी, नीली आंखों वाली। आज वो अपना एक और अहद पूरा करने वाला था, जो उसने अपनी 5 साला कजन से किया था, जो अब उसकी जौजा भी थी। वो मुस्कुराती हुई अब उन वसी सीढ़ियों का फासला तय कर रही थी। राहिम के कदम वहीं थमे थे। वो आ रही थी। राहिम मुस्कुराया। जैनी उसके लबों से अदा हुआ। उसके चेहरे पर छाई खुशी देखने लायक थी। आज भी उसे अपनी बिल्ली का नाम याद था। उसके हाथ बढ़ाते ही राहिम ने मुस्कुराते हुए वो बिल्ली उसके हाथ में दी। वो अब कितनी मासूमियत से उसे खुद से लगाए बैठी थी। आज भी वो बिल्कुल वैसी ही थी, मासूम और साफ दिल। लाइबा पीछे खड़ी मुस्कुराते हुई ये सारी कार्रवाई देख रही थी। मुझे याद है तुमने बताया था कि बचपन में तुम्हारे पास भी एक बिल्ली थी, जो तुम्हारे कजन की थी। अब वो कहते साथ ही उसके पास बैठी थी। हाँ, लेकिन वो बीमार हो गई थी, अरमता उदासी से बोली। और बिल्ली के साथ ये मोहतरमा खुद भी बीमार हो गई थी। अब की बार बोलने वाला राहिम था, जो साथ में मुस्कुरा भी रहा था। भाई, आपसे मेरी कच्ची है। और हाँ, अनमता ने मुझे पूरी स्टोरी बताई थी। वो बिल्ली वाइट कलर की थी, नीली आंखों वाली। उस बिल्ली की डेथ के बाद अंकल ने इसे बिल्ली नहीं लेकर दी। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, तब इब्राहिम उसकी बात काटते हुए बोला। उनके कजन ने प्रॉमिस किया था कि बिल्ली दोबारा ला कर देंगे। ये नहीं बताया क्या? वो अब मुस्कुराहट दबाए बोला था। जी बताया था ये भी। वो दूसरी तरफ के मुंह किए बोली थी, क्योंकि वो राहिम से नाराज थी। फिर आज मैंने अपना वादा पूरा किया। वो हाथ हवा में किए बोला था। लाइबा को उसकी बात समझने में चंद सेकंड लगे थे। मैंने? मतलब? उसने राहिम की बात पर उसे छुम्बे से देखा। अनमता उन दोनों को मुस्कुराहट दबाए देख रही थी, फिर बोली। लाइबा, राहिम मेरे वही कजन है। क्या? उसे वाकई शौक लगा था। वो एकदम अपनी जगह से उठी थी। मतलब राहिम भाई तुम्हारे कजन है? उसने तस्वीर चाही। अनमता ने मुस्कुराहट दबाए अस्बात में गर्दन हिलाई। मतलब आप अपनी जिस कजन की बातें करते थे वो अनमता थी? मेरी बातें? अनमता ने दिल में सोचा। हाँ, ये वही कजन है। वो अब के संजीदगी से बोला था। भाई, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो रूहान से हुई। लाइबा, तुम्हें पता है घूस्ट कौन था? अनमता अब एक और धमाका करने के मूड में थी। लाइबा ने उसकी बात पर नजरों का रुख राहिम की जानिब किया। वो भी भाई ही होंगे। उन्होंने मुझे घोस्ट बनकर डराया। मैं मम्मी को बताऊंगी। मैं अब आप दोनों से नाराज हूँ। ये आप दोनों की मिली भगत थी। मुझे किसी ने शादी में भी नहीं बुलाया। मैं नहीं बोलूंगी अब आप दोनों से। अब वो वाकई में नाराज थी। लाइबा, मुझे भी कुछ नहीं पता था ये सब राहिम ने किया। अनमता ने अपनी सफाई दी, साथ ही वो इब्राहिम को भी घूर रही थी। लाइबा अपने भाई से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, क्योंकि अभी तो ईदी भी लेनी है। राहिम ने कहते साथ ही मुस्कुराहट दबाए जेब से ईदी का लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन आप वादा करें मुझसे कि आप मुझे पूरा लाहौर घुमाएंगे,
और कोई बहाना नहीं बनाएंगे, लाइबा ने कहते साथ ही लिफाफा पकड़ा। वादा, पूरा लाहौर घुमाऊंगा। राहिम ने भी मुस्कुराते हुए दू बदू हामी भरी। साथ ही अनमता की तरफ देखा। ऐना जल्दी करो, हमें निकलना भी है, सफर बहुत तवील है। वो अब हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखते बोला था। जी बस मैं रेडी हूँ। फातिमा और लाइबा से मिलने के बाद वो दोनों अब लाहौर के लिए निकले थे। सूफिया फूफू तुम्हें बहुत याद करती है। अनमता पैसेंजर सीट से पुश टिकाए जैनी को गोद में लिए बैठी थी। तब राहिम गोया हुआ। सूफिया फूफू, कितने अरसे बाद उसे किसी ऐसे शख्स से बात करने का मौका मिला था जो उसके माजी और रिश्तों से वाकिफ था। हाँ, वो अमेरिका में शिफ्ट हो गई हैं। आप उनसे मिले, कैसी हैं पप्पू? वो बिल्कुल ठीक हैं, मैंने तुम्हारी खैरियत की भी तला दे दी थी। वो एक नज़र उसकी जानिब देखते हुए बोला। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, सूफिया फुप्पो मारिया, मैं उनको कभी नहीं भूली, वो उदासी से बोली थी। राहिम, क्या डैड और मॉम मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हैं? उसकी नजरें जैनी पर थी, वो बहुत हिम्मत मजतमा करके बोली थी। अचानक जोरदार फायरिंग की आवाज गूंजी। राहिम की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। एक साथ चार गाड़ियां उसके बराबर से गुजरकर अब उसका रास्ता रोके खड़ी थी। वो मुखालिफिन जो उन गाड़ियों में थे अब एक एक करके बाहर आने लगे थे। सिर्फ गाड़ी के उन स्याह शीशों के पार सिर्फ राहिम और अनमता ही उन्हें देख सकते थे, मुखालिफिन को वो दिखाई नहीं दे रहे थे। अब उनमें से दो चलते हुए उनकी गाड़ी के नजदीक आए और राहिम की विंडो पर उंगलियों से दस्तक दी। राहिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई जिसे वो दबा गया था। ऐना, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। अनमता को नरमी से कहकर गन लोड की। साइड का दरवाजा खोलकर अब उसने कदम बाहर रखा था। उन दोनों मुखालिफिन के हलक से गिल्टी उभर कर मालूम हुई। वो आंखें फैलाए उससे देख रहे थे। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि गाड़ी से बाहर आने वाला कोई और नहीं बल्कि सुल्तान होगा। ये आफत कहाँ से आ गई यहाँ? एक ने दिल में सोचा। राहिम बड़ी ही तमानियत से चेहरे पर सुकून लिया अब उनके सामने खड़ा था। अनमता भी अब फिक्रमंदी में गाड़ी से बाहर आई। वो 12 थे और वो एक। तू जा पहले, एक ने दूसरे के कान में सरगोशी की। नहीं, मैं नहीं जा रहा, तूने कहा था ये लड़की अपने शौहर के साथ आने वाली है, लेकिन ये तो सुल्तान के साथ आई है, तूने सही से तस्दीक। अब उनके दरमियान चामागोइयां होने लगी थी। मेरे पास वक्त नहीं है। राहिम ने घड़ी घड़ी देखते साथ ही एक को सर से पकड़ पकड़े अब बाजू में दबोचा था। अब वहां बैक वक्त मजीद तीन और गाड़ियां आकर रुकी थी। राहिम ने एक झटके से उस मुखालिफ की गर्दन तोड़ी और आंखें सिकोड़कर उन मजीद आती गाड़ियों को देखा। साथ ही अनमता को जो आंसू बहाने के लिए तैयार खड़ी थी उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। अनमता ने गाड़ी में बैठते साथ ही फौरन अपने मोबाइल से अजलान को कॉल मिलाई थी जो उसने अगले ही लम्हे पिक की थी। साथ ही वो हथेली से आंखों में आए आंसू साफ कर रही थी। वो अभी अजलान को सब बता ही रही थी कि बाहर से पे दर पे फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी। उसका दिल कांपा था, वो धड़कते दिल के साथ बाहर निकली। इधर उधर नजरें दौड़ाई, वो फायर राहिम कर रहा था। बाद में आने वाली गाड़ियां उन मुखालिफिन पर फायरिंग करके अब वापस अनमता की गाड़ी के नजदीक से गुजरी थी। मुखालिफिन में से चार भी अपनी जान बचाकर भागे थे, बाकी यूं ही जमीन बोस औंधे पड़े थे। वो अब एक हाथ में गन थामे फिक्रमंद सा उसकी तरफ बढ़ा जो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। ऐना, उसके पुकारते ही वो उसकी जानी पड़ी। फिर बस वो एक बार फिर रो दी थी। राहिम, आप ठीक है? वो अब अलग होकर उससे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखों में मशतमा आंसू सब धुंधला दिखा रहे थे। और वो मुस्कुरा रहा था। मैं ठीक हूँ, देखो एक खरोच तक नहीं आई। राहिम ने हाथ फैलाए कहा। साथ ही उसे फिर से खुद में समेटा। वो फिर से रोने लगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? अब खफा सी वो उससे पूछ रही थी। डर गई थी? राहिम ने मुस्कुराहट दबाए पूछा। बहुत ज्यादा। दो लफ्जी जवाब। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं वैसे ही मर जाती। उसकी बात सुनकर राहिम ने उसे नरमी से खुद से अलग किया। अभी तो हमने साथ जीना भी शुरू नहीं किया, और मोहतरमा आप मरने की बात करें। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, साथ ही उंगलियों के पोरों से उसके आंसू साफ किए। अचानक राहिम के मोबाइल पर रिंग हुई। राहिम ने मोबाइल निकाल कर देखा। अजलान। उसने जेरे लब दोहराकर एक नजर अनामिका को देखा। हेलो। हाँ अजलान। हाँ मैं ठीक हूँ। अनामिका भी ठीक है। वो खान के ही बंदे थे जिन्होंने हम पर हमला किया। पहचान गए थे मुझे। एलेक्स उनके साथ राब्ते में था। हाँ। पता नहीं अभी, लेकिन हम पता लगा लेंगे। मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे और उन्होंने मेरी मदद क्यों की। उनमें से एक गाड़ी का नंबर नोट किया है, कासिम से कहो उसकी लोकेशन ट्रैप करे। फौरन, मैं तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ। ओके। अल्लाह हाफिज। वो दोनों शाम के 5 बजे घर पहुंचे थे। राहिम सबसे मिलने के बाद अब घर जा चुका था और अब सब वो सबके साथ बैठी थी। सैफ की शक्ल देखने वाली थी, उसकी आंखें सुर्ख थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो अभी रो देगा।
सैफ मैं ठीक हूँ, अनमता हंसते हुए कह रही थी। दादी जान, आमना, सादिया, सैफ सब फायदा के कमरे में थे। सब उसके लिए बहुत फिक्रमंद थे। तुम हंस रही हो, जानती भी हो ये चंद घंटे हमने कैसे गुजारे। एकदम से सन्नाटा छाया था, वो वाकई में रो रहा था। सैफ सॉरी, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए परेशान थे, लेकिन देखो मैं ठीक हूँ। वो अब एड़ियां उठाए उसके बालों में हाथ फेरते कह रही थी। वो सैफ के कंधों तक आती थी। अब बस भी करो सैफ, जब ये रुखसत होकर जाएगी फिर क्या हाल करोगे तुम अपना। अब की बार आमना बोली थी। आप ही ये बात कुछ और है और वो बात कुछ और। वो से नुकसान भी पहुंचा सकते थे। वो संजीदा नजर आ रहा था। अच्छा, अब जहां भी जाऊंगी तुम्हें तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी, बल्कि अपने ससुराल भी ले जाऊंगी, ठीक है। हाँ ठीक है, सैफ उसकी बात पर हंसा था। भाभी आप कैसी हैं। अब वो मुस्कुराते हुए फाइजा से पूछ रही थी, जो तैयार सी बैठी बहुत प्यारी लग रही थी। फाइजा ने भी मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन हिलाई। वो शायद कंफ्यूज हो रही थी, वरना अनमता के साथ उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। चलो अब तुम आराम करो फाइजा, सादिया कहते साथ ही उठी थी। बाकी सब भी उनके साथ उठे। उनके जाते ही चंद मिनटों बाद अजलान कमरे में दाखिल हुआ था, हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थामे। यह हाशमी हाउस का मास्टर बेडरूम था, इस घर का सबसे वसी और खूबसूरत कमरा। फाइजा उसे देखते ही मुस्कुराई। अब वो उसके पास आ बैठा था, साथ ही उसकी जानिब डॉक्यूमेंट्स पढ़ाए जो फाइजा ने थाम ली। ये तुम्हारी पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हें अपने पैशन को जाया नहीं करना चाहिए। और वैसे भी एक एजेंट की बीवी को अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। फैशन डिजाइनिंग उसका ख्वाब था। फाइजा मुस्कुराई। अजलान, क्या मेरे सारे ख्वाबों की तकमील आपसे जुड़ी है। तुम भी तो मुझसे जुड़ी हो, वो उसे एक पल के लिए लाजवाब कर गया था। फायजा के भाई फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे कि वो कभी भी उनसे इस तरह की कोई ख्वाहिश करती। शुक्रिया अजलान, वो उसका शुक्रिया अदा करके एक बार फिर मुस्कुराई थी। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, 4 साल इंतजार करवाने के बाद मेरी जिंदगी में आने के लिए। वो अब शिकवा कर गया था। उसकी बात पर फायदा हंसी। वलीमे के पूरे 4 दिन बाद अब उसे अपार्टमेंट जाने का मौका मिला था। उसके कितने ही काम पेंडिंग पर थे। फायजा आज अनमता के साथ अपनी बुटीक का चक्कर लगाने वाली थी। दोपहर के 2 बजे अजलान की गाड़ी अपार्टमेंट आकर रुकी। अंदर बैठे दोनों नफूस ने गर्दन मोड़कर एक दूसरे को देखा। आ गए दूल्हे साहब, कासिम ने जुमला उछालते साथ ही कहका लगाया। उसकी बात पर राहिम भी बेसाख्ता हंसा। अजलान संजीदा सा अंदर दाखिल हुआ और सोफे पर ढहते साथ ही बोला, क्या पकाया है। क्यों, भाभी ने घर से निकाल दिया क्या। कासिम अब उसके पास आ बैठा था। नहीं, तुम्हारी भाभी ऐसी नहीं है। अजलान कासिम पर एक नजर डाले बोला था। चिकन बिरयानी बनाई है। कासिम अब किचन की तरफ बढ़ा था। अरे वाह, चिकन बिरयानी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से ले आओ गर्म करके। अजलान ने उसको पीछे से जोर से आवाज लगाई थी। तुमने मेरा काम किया या नहीं। अब की बार राहिम आंखें उसके चेहरे पर जमाए बोला था। रुक जाओ, सबर करो, पहले बिरयानी खाने दो मुझे। अजलान सीधा होते हुए बोला। ये लो चिकन बिरयानी। कासिम ने बिरयानी की प्लेट अजलान को थमाई। ये चिकन बिरयानी है, इसमें चिकन तो है नहीं। अजलान बदमजा हुआ। हाँ तो गुलाब जामुन में कौन सा गुलाब होता है। राहिम भी दू बदू बोला था। अजलान ने उसकी बात पर हंसी दबाई, फिर बोला, देखो वो अभी पढ़ रही है, अभी हमने उसकी रुखसती का नहीं सोचा। और वैसे भी मैंने भी तो 4 साल इंतजार किया। अगर तुम भी 2-3 साल इंतजार कर लोगे तो। यार तू भाई है या कसाई। राहिब उसकी बात काट कर बोलते अब उसके बराबर में आ बैठा था। और मैं कौन सा उसे पढ़ने से मना कर दूंगा। कोई मेरी तरफ भी देख लो। अब की बार कासिम बोला था। उसकी शादी हो गई है, तेरा निकाह हो गया, और मेरी तो मंगनी भी नहीं हुई अभी तक। वो गहरी सोच में उन दोनों को तकते हुए बोल रहा था। अचानक राहिम के मोबाइल पर रिंग हुई। उसने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। वालेकुम सलाम जी। कासिम, तुम्हारा मोबाइल ऑफ है। हाँ, वो चार्ज पर लगाया ऑफ करके। ओके हयात, मैं कहता हूँ ओके, अल्लाह हाफिज। हयात को कॉल करो फौरन, कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है गुल खान के मुतालिक। ओके मैं करता हूँ, कासिम कहते साथ ही अपनी जगह से उठा था। अजलान, तुम्हें मेरा पैगाम अंकल तक पहुंचाना है, वो अब उसे कहता वहां से उठकर ऊपर की जाने बढ़ा था। चंद मिनटों बाद वो वापस नीचे आता दिखाई दिया। अजलान, हमें अभी निकलना है, बहुत शौक है ना गुल खान को महफिल लगवाने का। आज उसकी आखिरी महफिल है। अजलान उसकी बात सुनकर फौरन एक्टिव हुआ। पूरे 7 दिन हो गए किसी दुश्मन को ठिकाने लगाए, आज तो वाकई मेरे हाथों में खुजली हो रही थी। राहिम उसकी बात पर हंसा था। तभी कासिम भी टैक्सी ड्राइवर की यूनिफॉर्म में बाहर आता दिखाई दिया। उसने 2 बुरके राहिम और अजलान की तरफ फेंके। तुम दोनों को इसकी जरूरत पड़ सकती है। उन दोनों की हंसी एकदम सिमटी थी। खुद टैक्सी ड्राइवर बन गया।
चालाक इंसान। वो दोनों बुर्के पहनते साथ साथ दबी दबी आवाज में अपनी भड़ास भी निकाल रहे थे। कासिम बगैर कोई असर लिए बाहर की जानिब बढ़ गया। बाहर आते ही उसने अपना दबा हुआ कहका बाहर निकाला था। अगर उन दोनों के सामने हंसता तो खैर नहीं थी। इतनी कदावर औरतें उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। ये रेस्टोरेंट मेरा और सैफ का फेवरेट है। आखिरी बार हम यहाँ राहिम के बर्थडे पर आए थे। अजलान भाई ने उन्हें सरप्राइजिंग बर्थडे पार्टी दी थी। ओ वाह, तुम सबने तो बहुत एंजॉय किया होगा। जी बहुत एंजॉय किया था, वो मुस्कुराते हुए बोली। साथ ही मोबाइल में पार्टी की तस्वीर निकालकर फाइजा को दिखाई। माशाल्लाह, दोनों बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो, वो इश्तियाक से बोली। और आपको लोकेशन कैसी लगी वो तीक की? अनामिका मोबाइल साइड पर रखते पूछने लगी। बहुत अच्छी, मेरा दिल चाह रहा था कि बस अभी से ही सब स्टार्ट हो जाए, वो मुस्कुराई थी। इंशाल्लाह जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लगता है ड्राइवर को आने में देर लगेगी, मैं कैब बुलवा लेती हूँ। वो दोनों पेमेंट क्लियर करके एक साथ उठी और रेस्टोरेंट से बाहर आई। कासिम, यार पानी दे। दुश्मनों का खात्मा करने के जोश में मैंने बिरयानी खाने के बाद पानी भी नहीं पिया। अदलान पिछली सीट से आगे को झांकता बोला था। राहिम भी उसके साथ ही बैठा था। पानी नहीं है, उसने कहते साथ ही एक शॉप के करीब गाड़ी रोकी थी। जाओ ले आओ पानी। साथ ही पीछे मुड़कर अजलान को कहा, जो बुरके में मलबूस अब निकलकर पानी लेने के लिए शॉप की तरफ बढ़ा था। टैक्सी करवा लो, कैब आने में देर लगेगी। मैं तब तक एक पानी की बोतल ले लूं, गर्मी बहुत ज्यादा है। कहते साथ ही फायदा शॉप की तरफ बढ़ी थी। अनामिका की नजर एक टैक्सी पर पड़ी, वो वहीं की तरफ बढ़ गई। अंदर झांक कर देखा, उसकी आंखें हैरत से फैली थी। कासिम, तुम यहाँ? उसके लबों से बेसाख्ता अदा हुआ। उसकी नजर पीछे बैठे नकाब पोश शख्स पर पड़ी। सुनहरी आंखें भी शौक के मारे फैली थी। वो दांतों तले जुबान दबाए बैठा था। आज तो इज्जत का फालूदा हो गया। राहिम, उसने जेरे लब दोहराया, एक और शौक। मैं आपकी वो लंबरगिनी वाली लिफ्ट भूला नहीं हूँ, लेकिन क्या है ना कि आज मेरे साथ मेरी दो गर्लफ्रेंड्स हैं, इसीलिए मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता। कासिम ने आंख दबाते शरारती अंदाज में कहते साथ ही पीछे बैठे राहिम और शॉप पर खड़े अजलान की तरफ इशारा किया। एक पानी की बोतल। एक लड़की उसके बराबर में खड़ी उजलत में बोली थी। ये आवाज। अजलान अपनी जगह साकित हुआ। उसमें हिम्मत ना थी कि मुड़कर देखता, क्योंकि वो फायजा ही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब कदम बढ़ाए थे, फिर बस वो रुका नहीं था। ओ बहन, बहन अपनी पानी की बोतल तो ले जाए। हैं, पैसे दे दिए और बोतल नहीं लेकर गए। दुकानदार मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया। अजलान जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खुलकर अंदर बैठा था। अनमता भी तेजी से फायजा की तरफ गई थी और यहाँ कासिम ने तेजी से गाड़ी दौड़ाई। कासिम ने उन दोनों को उस इमारत के बाहर उतारा था जहां पर उन्हें गुल खान के होने की इत्तला दी गई थी। हर एक को अंदर होने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उनके थमाए गए इनविटेशन कार्ड्स और लड़कियों के हुलिये में होने के बायस उन्हें आसानी से अंदर दाखिल होने दिया गया था। ये महफिल कोई आम महफिल नहीं थी। बड़ी बड़ी सियासी हस्तियां और अमरा उस महफिल के मेहमान थे। राहिम की निगाहें गुल खान के चेहरे पर जमी थी। ये वही शख्स था जिसने पता नहीं कितने ही घर उजाड़े, मासूम बच्चों को दहशतगर्दी के रास्ते पर चलाने के लिए उन्हें माली इमदाद फराहम की। ड्रग्स की स्मगलिंग और एलेक्स को इस रास्ते पर चलाने वाला भी गुल खान ही था। राहिम की आंखें तैश की शिद्दत से लाल थीं। उसने बाजू में छुपी गन निकालकर एक हवाई फायर किया। एक ही दम भगदड़ मची, सब बेहवास से इधर उधर भागने लगे। राहिम ने गुल खान की तरफ कदम बढ़ाए। वो अब पे दर पे उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर रहा था। कुछ ही देर में शम्स और जवाद भी वहां पहुंचे। गुल खान और उसके बंदों को टॉर्च से सैल मुंतकिल किया जा चुका था। दरख्त को तो वो ठिकाने लगा चुके थे, अब बस उसके बिखरे बिखरे पत्ते उठाना बाकी थे। राहिम ड्राइव कर रहा था। उसके बराबर में अजलान और पिछली निशिस्त पर कासिम था, जो मुसलसल कहके पर कहके लगा रहा था और वो दोनों अपनी ही सोचों में गुम थे। ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। अगर फायजा मुझे इस हुलिये में देख लेती तो क्या इज्जत रह जाती मेरी। अदलान गुमसुम सा बैठा कासिम को कोस रहा था। और मेरा क्या, ऐना ने तो मुझे देख लिया है, इस हुलिये में मेरी इज्जत का तो फालूदा हो गया। राहिम का दुख सबसे बड़ा था। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। उसने जानकर हम दोनों को जनाना हुलिया दिया। इसने जानकर हम दोनों को जनाना हुलिया दिया और खुद टैक्सी ड्राइवर बन गया। अदलान अब की पिछली निशिस्त पर बैठे कासिम को देखते हुए बोला, हाँ हाँ, मुझे ही प्यास लग रही थी, मैं ही था जो पानी के लिए मर रहा था। अदलान बस उसे देख कर रह गया। भाई, मुझे तो मेरे घर ही ड्रॉप कर दो, अदलान राहिम से बोला। चंद मिनटों बाद ही उनकी गाड़ी हाशमी हाउस के बाहर रुकी थी। अजलान ने उन दोनों को अंदर आने की पेशकश की, लेकिन अभी राहिम सुल्तान में अपनी जौजा से मिलने की हिम्मत नहीं थी।
राहिम भी अजलान के साथ ही गाड़ी से बाहर आया। कासिम ने उसे देखा। अब वो थोड़ी दूरी से हाशमी हाउस के कमरे की बालकुनी को तक रहा था, लेकिन वो वहां नहीं थी। उसे बेसाख्ता ही वो ईद के दिन वाली बात याद आई। इतनी अहम बात वो उससे पूछना भूल गया। चले, कासिम ने उसे आवाज दी, जो अभी भी नजरें जमाए उस बालकुनी को घूर रहा था। अजलान अंदर जा चुका था। राहिम भी एक गहरी सांस खारिज करते गाड़ी की तरफ बढ़ा था। कासिम ने ड्राइविंग सीट संभाली। कासिम, तुमने क्या सोचा है अपने बारे में? राहिम पैसेंजर सीट से पुश टिकाए बोला। मतलब किस बारे में? वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। शादी के बारे में। राहिम ने अब के साफ गोयाई से काम लिया। हाँ, मुझे भी तुम्हारी तरह खुद ही सोचना पड़ेगा। मेरा भी इस भरी दुनिया में कोई नहीं, वो अब के उदासी से बोला था। हम सब एक दूसरे के लिए काफी हैं। मुझे लगता है कि तुम हयात को पसंद करते हो। तुम दोनों के अंडरस्टैंडिंग है, प्रोफेशन भी एक ही है। वो उसकी तरफ देखते ही पूछ रहा था। हयात अच्छी है, लेकिन उसकी निस्बत तय हो चुकी है। क्या? तुम्हें किसने कहा? किसने कहना है, खुद ही पता लगाया मैंने। देखो, इस तरह से सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम हयात से बात करो, फिर मैं और अजलान, फायजा भाभी और ऐना के साथ बाकायदा रिश्ता लेकर जाएंगे तुम्हारा। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था। शादी तो करनी है ना, फिर जो पसंद है कोशिश करो उसी से हो जाए, बाकी अल्लाह की मर्जी। ठीक है, मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अजलान सलामती देता अब अपने कमरे में दाखिल हुआ था। फायजा तैयार सी बैठी, शायद उसी का इंतजार कर रही थी। वो भी अब आकर उसके पास आ बैठा। उसे यकीन था कि फायजा ने उसे नहीं देखा। लोकेशन कैसी लगी? बहुत अच्छी है, आज मैंने अनबता के साथ बहुत एंजॉय किया, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। गुड। कहाँ कहाँ गए थे घूमने? हम सबसे पहले बुटीक गए थे, उसके बाद हमारी गाड़ी खराब हो गई, फिर हम रेस्टोरेंट गए, खाना खाया। आपको पता है, आज मैंने पहली बार इतने बड़े कद वाली औरत देखी। आपके जितना होगा, वो कुछ सोचते हुए बोली। अजलान के हलक में गिल्टी उभर कर मातूम हुई। हाँ, तो होती हैं इतनी हाइट की खवातीन भी। वो संभल कर बोलते, अब वहां से उठा था, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। अनमता जैनी को गोद में लिए बैठी प्यार से उसके बाल सहला रही थी। साथ ही वो लाइबा के साथ चैटिंग में भी मसरूफ थी कि अचानक उसके मोबाइल पर रिंग हुई। आरएस कॉलिंग। उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले। ये कॉल राहिम की थी। वो अब आहिस्ता से जैनी को गोद से उतारते बालकुनी की तरफ बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, हमेशा की तरह पहल राहिम ने की थी। वालेकुम सलाम। वो मुस्कुराहट दबाए बोली, उसे आज का होने वाला वाकया याद आया। तुम हंस रही हो ना? वो एक हाथ रेलिंग पर जमाए, एक से फोन थामे कान से लगाए खड़ा पूछ रहा था। नहीं। उसके पूछे गए सवाल पर नफी करते साथ बेताकता ही उसे दोबारा हंसी आई थी। राहिम पहली बार उसे इस तरह हंसते हुए सुन रहा था। वो सुनहरी आंखें बंद किए अब उस नीली आंखों वाली लड़की को इमेजिन कर रहा था कि वो हंसती हुई कैसी लग रही होगी। उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले। यकीनन वो बहुत प्यारी लग रही थी। राहिम, ऐना ने धीरे से पुकारा। सहर का असर खत्म हुआ, सुनहरी आंखें खुली। जी सौजय राहिम, वो मुस्कुराते हुए बोला था। वो निगाहें लैपटॉप पर जमाए तेजी से टाइपिंग में मसरूफ थी जब मोबाइल पर एक पैगाम मौसूल हुआ। हयात, कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। हयात के मासूम से चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। लैपटॉप साइड पर रखे वो अब मोबाइल लिए अपनी जगह से उठी, साथ ही कासिम को कॉल मिलाई। उसने फौरन कॉल पिक की थी। हेलो हयात। यस सर। हयात, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी सर। हयात एक लम्हे के लिए सोच में पड़ी थी। हयात, क्या आपकी मंगनी हो चुकी है? वो साफ गोयाई से बोला, हिचकिचाहट के बगैर। नो सर। आपसे किसने कहा? उसे अपनी मंगनी की बात सुनकर झटका लगा था। एक्चुअली मैंने कई बार आपको इब्राहिम के साथ देखा, तो मुझे लगा शायद। नो सर। इब्राहिम मेरे चचाजाद हैं और मुझसे 2 साल छोटे। क्या वाकई? अब की बार वो मुस्कुराया था। साथ ही बोला, क्या आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी? वो पुरसुकून सा बोला। शायद वो अब एक लम्हे की भी देर नहीं करना चाहता। उसका दिल डर रहा था कि कहीं वो अब इनकार न कर दे। दूसरी तरफ हयात मुस्कुराई। फिर तो आपको मेरी दादों से बात करनी चाहिए। चेहरे पर सुकून और तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। उसने तो आज तक कासिम के अलावा किसी और के बारे में सोचा तक न था। मतलब मेरा प्रपोजल अभी पेंडिंग पर है, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। जी बिल्कुल। जब तक दादो आपका प्रपोजल अप्रूव नहीं करती तब तक ये पेंडिंग पर है, वो मुस्कुराहट दबाए बोली। ठीक है, फिर रेडी रहिएगा, कल मैं प्रपोजल भेजूंगा। मैं अब देर नहीं करना चाहता। वो अजियत भरे दिन बहुत है मेरे लिए, जब मुझे लगा था कि आपकी निस्बत आपके कजन के साथ है। आपने मुझसे पहले क्यों बात नहीं की? खुद ही सोच लिया कुछ भी। वो लॉन में इधर उधर टहलते बोल रही थी।
उसके चेहरे पर छाई खुशी देखने लायक थी। मेरे दिल का दिमाग जो खराब था, पल में कुछ सोच लेता है और पल में कुछ। कासिम अपने दिल से भी खफा लगता था। मैं इंतजार करूंगी, वो बोली थी। मुझे भी इंतजार रहेगा, कासिम ने कहा। राहिम, राहिम कहाँ है यार? कासिम राहिम के नाम के नारे लगाता उसके कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो मौसूफ तो बालकनी में खड़े किसी से बातों में मसरूफ थे। फिर उसे वहीं आने का इशारा किया। यार राहिम, तूने ठीक कहा था, हयात की कहीं मंगनी नहीं हुई। मेरी अभी उससे बात हुई है, वो राजी है मुझसे शादी के लिए। बस अब कल बाकायदा रिश्ता लेकर जाना है ना? मैं बाद में बात करता हूँ, फी अमान अल्लाह। राहिम ने कासिम पर नजर डाले कहा, साथ ही फोन रखते हुए बोला, भाई सांस ले ले पहले। अब तो सांस ले रहा हूँ। कासिम उसके पास आ खड़ा हुआ। बस अब तुम्हारा काम है। कल तुम सब रिश्ता लेकर जाओगे और हाँ करवा कर आओगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही अजलान और भाभी के साथ चला जाता हूँ। तुम्हारा प्रपोजल लेकर राहिम उसके कंधे पर हाथ रखते मुस्कुरा कर बोला। क्या कहते हो अजलान, फिर आज इन्हें अपना अपार्टमेंट भी दिखा दिया जाए? हाँ जरूर, क्यों नहीं। वो चारों हयात के घर के बाहर खड़े थे। कासिम का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया था। मिठाई उसी से मंगवाएंगे, अजलान कहते ही फाइजा के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। राहिम और अनमता भी अपनी गाड़ी में जा बैठे थे। तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के बाद उन दोनों की गाड़ियां अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी। तवक्को के बरक्स वो ढीठ आदमी जो उठकर देखता तक नहीं था कि दरवाजे पर कौन है, आज भागा भागा आया था। राहिम के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी, जिस पर उसने फौरन ही संजीदगी का पर्दा डाला। फाइजा और अनमता बड़े इश्तियाक से पूरे अपार्टमेंट को देख रही थी, जो कि बहुत वसी और खूबसूरत था। साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा गया था। हाँ भाई, क्या बना? कासिम का जब्त अब जवाब दे गया था। वो दोनों तो कुछ बता ही नहीं रहे थे, इसीलिए उसे खुद ही पूछना पड़ा। मेरे भाई, राहिम ने एक गहरी सांस ली। हयात की दादी का ख्याल है कि उनकी पोती एक काबिल एजेंट है, होनहार है, बहादुर। वो यूं ही तो उसका रिश्ता किसी से तय नहीं कर सकते जब तक उसके जोड़ का रिश्ता ना मिले। मतलब, क्या मैं एजेंट नहीं हूं? तुमने बताया नहीं उन्हें? भाई, मैं तो एक एजेंट, एक कामयाब हैकर हूँ। अच्छा कमाता हूँ, खाता हूँ। तुम दोनों करने क्या गए थे वहां? कुछ तो बताते मेरे बारे में भी। और हयात, क्या उसने अपने घर पर कुछ नहीं बताया? उसका दिल कर रहा था इन दोनों को शूट कर दे। वो भी एक झटके से खड़ा हुआ, लड़ाकों औरतों की तरह कमर पर हाथ बांधे बोल रहा था। भाई, वो खातून तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। अब की बार अजलान बोला था। अरमता, जो फाइजा के साथ सीढ़ियों पर खड़ी एक पेंटिंग देखने में मशगूल थी, फौरन उन तीनों की तरफ आई। अब वो मशकूक से खड़ी राहिम और अजलान को देख रही थी, जो मुस्कुराहट दबाए बैठे थे। फिर नजरों का रुख कासिम की जानिब किया, जो कि थोड़ा परेशान और गुस्से में नजर आ रहा था। फाइजा भी अब उसके साथ आ खड़ी हुई। मैंने आपको कल लिफ्ट नहीं दी, इसी का बदला लिया है ना आपने? वो रमता से मुखातिब था। उसकी बात पर अजलान के चेहरे की रंगत उड़ी। 1 हफ्ते बाद निकाह है तुम्हारा हयात के साथ। इससे पहले वो कोई और पोल खोलता, अजलान ने ऐलान किया। कासिम की चलती जुबान को एकदम ब्रेक लगी। अब वो उन चारों को देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इनमें से कौन झूठा है और कौन सच्चा। फिर उसने फायजा और अनमता की तरफ रुख मोड़ा। 1 हफ्ते बाद निकाह की तारीख दी है उन्होंने। कल हयात के चचा और दादी मिलने आएंगे आपसे। अनमता उसे मुस्कुराते हुए बता रही थी। मतलब वो मान गई? उन्होंने हाँ कर दी? 1 हफ्ते बाद निकाह? वो कल आएंगे मिलने? मतलब मुझे भी उन दोनों की तरह इंतजार की सूली पर लटकना पड़ेगा, उसने दिल में सोचा। निकाह के साथ ही रुखसती दे देंगे हयात की, अनमता ने मजीद कहा। कासिम के चेहरे पर खुशी का एक रंग आता था और एक जाता था। क्या वाकई? उसने दोबारा पूछा। जी मैं सच कह रही हूँ, अनमता बोली। फिर कासिम की नजर पीछे बैठे उन दो नमूनों पर पड़ी, जो मुस्कुराहट दबाए बैठे उसे ही देख रहे थे। अगर इनकी मासूम बीवियां यहाँ ना होती, फिर बताता इन्हें। मुबारक हो आपको कासिम भाई, फायजा ने मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दी। खैर मुबारक भाभी, साथ ही उसने सर को खम किया। भाई, अब मिठाई भी खिलाओगे या नहीं? अजलान सीधा होते हुए बोला। जा रहा हूं लेने। कासिम उन दोनों पर एक गुस्से भरी नजर डालते अब बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा था। राहिम और कासिम फजर की नमाज अदा करके अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुए। आज जुम्मा था, मतलब कासिम के निकाह का दिन। सुबह के 9 बजे थे। वो दोनों ब्रेकफास्ट करके फारिग हुए, तब दरवाजे पर बेल हुई। कासिम लैपटॉप लिए बैठा था। उसने तो उठना नहीं था। कुछ सोचते हुए राहिम अब खुद ही उठा था।
राहिम सुल्तान के नाम से उसे कश्मीर से एक डाक मौसूल हुई थी। अस्सलामुअलैकुम राहिम भाई। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप जानते हैं यहाँ कश्मीर वादी में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कभी नेटवर्क मिल भी जाए तो बात दरमियान में ही अधूरी रह जाती। इसीलिए आपको खत लिख रहा हूँ। मेरी पोस्टिंग इस्लामाबाद में हो गई है, दरमियान में 15 दिन की तातीलात है। मैं हफ्ते या इतवार तक आपकी तरफ आऊंगा, फिर साथ ही मुल्तान चलेंगे। बहुत वक्त गुजरा सबको एक साथ मिले। मम्मी बाबा और लाइबा को भी मेरी खैरियत की इत्तला दे दीजिएगा। वो भी फिक्रमंद होंगे। फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। आपका भाई तलहा अंसारी। ये चंद लफ्जों पर मुश्तमिल तहरीर सिर्फ एक तहरीर नहीं बल्कि उससे जुड़े लोगों के लिए एक नई जिंदगी थी। तकरीबन 6 माह के बाद आज राहिम को उसकी खैरियत की इत्तला मिली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तलहा खैरियत से है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम जानती हो हयात, तुम वो पहली लड़की थी जिसे देखकर मुझे लगा था कि तुम्हारे अलावा इस भरी कायनात में कोई अब्दुल कासिम के लिए नहीं बनी। जब मेरे बेवकूफ दिल ने उस इब्राहिम की गवाही दी तुम्हारे लिए, तो मुझे लगा था कि ये भरी कायनात भी सुनसान व वीरान हो गई हो, जैसे इसमें तुम्हारे अलावा कोई और बसता ही ना था। या यूं कहूं कि इस दिल में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं बसता। मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप गुजर गए। वो मेरा वाहिद रिश्ता था, वो उदासी से कह रहा था। लेकिन अब तुम मेरा वाहिद रिश्ता हो। हयात के मेहंदी लगे हाथ उसके हाथों में थे। वो दुल्हन बनी उसके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो हयात। कब के तुम्हारे लिए पार्सल आया। सैफ अनमता के कमरे में झांकते हुए बोला, जो स्टडी टेबल पर बैठी पढ़ाई में मसरूफ थी। मेरे लिए? अनमता ने उसने किताब से नजरें हटाकर सैफ को देखते हुए पूछा। यहाँ कोई और कपकेक भी है क्या? सैफ ने कहते साथ ही पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई। कौन लाया? वो झुंझरा कर बोली। डिलीवरी बॉय ही लाएगा, अब मैं तो लाने से रहा। इससे तो कुछ पूछना भी बेकार है। अनमता अब के जब्त करे अपनी जगह से उठी थी। लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, वो सैफ के पास से गुजरते हुए बोली। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ना चाहिए हो तो मुझे दे देना। वो सैफ की बात सुनी अनसुनी करके अब बाहर आई थी। राहिम सुल्तान की डिलीवरी है, उन्होंने यहीं का पता दिया था। अनमता मैम रिसीव करेंगी, डिलीवरी बॉय गार्ड को बता रहा था जब वो उजलत में उसकी तरफ बढ़ी। जी मैं ही हूँ अनमता। जी ये मिसेस सुल्तान है। पीछे से सैफ ने भी अपना जुमला उछाला। अनमता ने उसे आंखें दिखाई। वो पार्सल रिसीव करके अपने कमरे में आई, साथ ही दरवाजे को लॉक किया। वो दो बॉक्स नुमा पार्सल थे। उसने बॉक्स को टेप से आजाद किया और अंदर मौजूद शैप बाहर निकाली। साड़ी। उसे हैरत हुई थी। दूसरा बॉक्स खोला, उसमें भी साड़ी। उफ। सर झटक कर अब उसने राहिम को कॉल मिलाई। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई थी। शायद उससे कोई और काम नहीं था उसकी कॉल्स रिसीव करने के अलावा। अस्सलामुअलैकुम, वो खुशगवार लहजे में बोला था, या शायद अनमता की कॉल पर उसका मूड खुशगवार हो गया था। वालेकुम सलाम। राहिम, आपने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया था। वो उन साड़ियों को देखकर बोली थी जिनमें से एक डीप रेडिश ब्राउन और एक सयान ब्लू कलर की थी। हाँ, रिसीव हो गया तुम्हें? जी हो गया रिसीव। कल कासिम ने अपने वलीमे की दावत दी है, क्या तुम साड़ी कैरी कर लोगी? मुझे अच्छी लगी इसलिए ऑर्डर कर दी। एक डार्क कलर और एक लाइट, जो अच्छी लगे वो पहन लेना। कैरी तो मैं कर लूंगी, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब कौन सी पहनूं? आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है। ये दोनों ही कलर बहुत प्यारे हैं। चले मैं फायजा भाभी से डिस्कस करती हूँ। एकदम उसे फायजा का ख्याल आया। ओके। राहिम मुस्कुराया। ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। क्या था पार्सल में? अनमता वो बॉक्स लिए अब कमरे से बाहर निकली। सैफ को इग्नोर किए जो मुसलसल उसके पीछे आ रहा था, वो फायजा के कमरे की तरफ बढ़ी। बताओ भी कब केक? वो मुसलसल उसके आगे पीछे फिर रहा था। तब अनमता को ब्रेक लगी। साड़ी है, पहननी है तुम्हें। वो आंखें टिमटिमाते हुए जब्त से बोली थी। सैफ ने इधर उधर देखा। उसे कुछ ना बोलता पाकर अब अनमता फायजा के कमरे की तरफ बढ़ी। भाभी आप बताएं मुझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों ही कलर बहुत अच्छे हैं, वो मुतजब्जिब सी फायजा के पास बैठी पूछ रही थी। मुझे भी दोनों ही प्यारी लग रही हैं। राहिम भाई की चॉइस बहुत अच्छी। वो मुस्कुराहट दबाए उसे देखते हुए बोली। लेकिन चूंकि वलीमे का फंक्शन है तो ये ग्रे कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। वो सयान ब्लू की तरफ इशारा किए बोली। ये बहुत प्यारा लगेगा तुम पर, तुम्हारा कलर वैसे भी फेयर है। ग्रे कलर बहुत खूबसूरत लगेगा। थैंक यू भाभी। अनमता फौरन उसके गले लगी, फिर साड़ियां समेटती वापस अपने कमरे में आई। उसने आईने के सामने खड़े होकर एक मिरर सेल्फी ली थी, जिसमें उसके चेहरे के आगे उसका फोन था। सयान ब्लू कलर की साड़ी में मलबूस हल्के भूरे रंग के बाल,
लंबे बालों को कर्ल्स किए, पीछा खुला छोड़े, एक हाथ में रिस्ट वॉच, एक कांच से झांकता नन्हा सा इयररिंग। वो मुस्कुराया था, लेकिन राहिम को उसका चेहरा नजर नहीं आया। उसने खुफकी भरे तासुरात के साथ उस साहिरा को कॉल मिलाई। हेलो। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई थी, शायद वो उसकी कॉल का इंतजार कर रही थी। चेहरा क्यों छुपाया? उसके बाद पर अनमता बेसाख्ता ही हंसी। ग्रे कलर की साड़ी प्लस नीली आंखें, उसके तो सोच कर ही ओसान खता हो रहे थे। मैं आ जाऊं तुम्हें पिक करने? राहिम ने दूसरी बात की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अजलान भाई के साथ आऊंगी। उसने फौरन नफी की थी। ओके। अब जब इंतजार नसीब में लिखा है तो कोई क्या करे। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। वो उस वक्त उसी होटल में मौजूद था जहां कासिम और हयात के वलीमे की तकरीब मुनक्किद थी। उसके मोबाइल पर रिंग हुई। तलहा। उसके होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दर आई। फौरन कॉल अटेंड किया और मोबाइल कान से लगाया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। भाई आप कहाँ हैं? मैं अपार्टमेंट आया हूँ, यहाँ कोई भी नहीं। वालेकुम सलाम। तलहा, क्वार्टर में अब्दुल रहीम भाई होंगे, उनसे चाबियां ले लो। मैं तुम्हें एक लोकेशन फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आज कासिम का वलीमा है और तुम्हें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। कासिम का वलीमा? उसने जेरे लब दोहराया, फिर समझ कर बोला, जी भाई मैं ज़रूर शिरकत करूंगा, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दें। मैं बस फ्रेश होकर निकलता हूँ। तलहा मुस्कुराया। कासिम की शादी होगी, तलहा ने मुस्कुराते हुए सोचा। राहिम होटल के मेन गेट पर खड़ा था, ग्रे कलर के प्रिंस कोट में मलबूस, चेहरे पर बशाशत थी, जाजिब शख्सियत, सुनहरी आंखें सिर्फ एक चेहरे को देखने की ख्वाहिशमंद थी। अजलान की गाड़ी अभी अभी वहां आकर रुकी। अजलान और फायजा अपनी अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकले। राहिम चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सीधा उनकी तरफ बढ़ा। उसने पिछली निशिस्त का दरवाजा खोलकर अब नाजुक सी हील में मुक्कीद कदम बाहर रखा था। आखिर वो उसे नजर आ ही गई थी। सुनहरी आंखें नीली आंखों से मिली। वो ग्रे कलर की साड़ी में बला की हसीन लग रही थी। अचानक सब कुछ थमा था और वो भी थम गया। वो नीली आंखों की कैद एक बार फिर उसके मुंतजिर थी। वो अब कदम कदम चलते मुस्कुराते हुए अपना सहर बखेरती उन तीनों की तरफ आ रही थी। राहिम ने चेहरा झुकाए अपनी कनपटी को छुआ। वो मुस्कुराया था। अजलान और फायजा राहिम से मिलने के बाद अंदर की जाने बढ़ गए और अब वो भी उनके पीछे ही जाने लगी थी कि वो बोला, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। अनमता मुस्कुराई। उसका मुस्कुराना भी राहिम सुल्तान के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था। राहिम उसके बराबर में चल रहा था। वो दोनों एक साथ कदम उठाते अंदर की जाने बढ़े। कासिम ब्लैक कलर की पैंट कोट में बजिया लग रहा था और हयात ब्लैक कलर की साड़ी में मलबूस उसके बराबर में चलती गजब ढा रही थी। वो दोनों आने वाले मेहमानों से मुस्कुराते हुए हम कलाम हो रहे थे। आज उन दोनों का दिन था और वो दोनों उस सब की निगाहों का महवर बने हुए थे। तकरीब में उनके तमाम दोस्त अहबाब मौजूद थे। ज्यादातर मेहमानों का ताल्लुक एजेंसी की फील्ड से ही था। अब के अजलान और फायजा उनकी तरफ बढ़े थे। फायजा हयात से मिली और उसे शादी की मुबारकबाद दी। हयात ने भी मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया। उनके पीछे ही इब्राहिम और अनमता भी आए थे। शादी मुबारक टू वर एजेंट्स कपल्स। राहिम ने मुस्कुराकर कॉम्प्लीमेंट पास किया। अनमता भी हयात से गले मिली और मुबारकबाद दी। थैंक यू सर। राहिम के कॉम्प्लीमेंट पर हयात ने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। अजलान तकरीब में आए मेहमानों से फायजा का तारुफ करवा रहे थे। हयात और कासिम भी सबसे मिलने में बिजी थे। वो अब एक टेबल के गिर्द रखी चेयर्स में से एक के ऊपर बैठी। दूर खड़ी एक खातून उसे बड़े इश्तियाक से देख रही थी। वो लगी इतनी हसीन रही थी। राहिम उसे बैठा देखते कदम उठाते उसके पास आया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वो अब उसके करीब खड़े पूछ रहा था। नहीं। चलो फिर मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ, उसने कहते साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनमता ने उसका हाथ थामा। उसके आगे बढ़ते ही वो खातून खुद ही चलकर उनके पास आई थी। अस्सलामुअलैकुम मिसेस जिब्रान। राहिम ने सलाम करते साथ ही सर को खम दिया। वो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वाइफ थी। वालेकुम सलाम सुल्तान। बहुत नर्म और पुरसुकून लहजा था। उनकी सताइश भरी नजरें राहिम से होती एक बार फिर अनमता पर जा टिकी। अस्सलाम वालेकुम। अनमता ने भी फौरन सलाम किया। वालेकुम सलाम। आप? वो जैसे जानना चाह रही थी कि ये लड़की कौन है। शी इज़ माई बेटर हाफ। राहिम एक मोहब्बत भरी नज़र उस पर डालते हुए बोला था। ओह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल लेडी, योर आइज गॉर्जियस टू। वो कहते साथ ही मुस्कुराई थी। थैंक यू। अनमता कहते साथ मुस्कुराई। होटल के बाहर एक सियाह गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से अब एक और जाजिब शख्सियत सुनहरी आंखों वाला लड़का बाहर आता दिखाई थी। ब्लैक कलर के पैंट कोट में मलबूस, बाल सलीके से पीछे की जानिब जमाए,
मुस्कुराहट शायद उसके होंठों के लिए ही बनी थी। वो यासीसियत से मुस्कुराता, तेज तेज कदम उठाता अंदरूनी कदावर दरवाजे की तरफ आया था। चूंकि राहिम पहले ही कार्ड को उसकी तस्वीर फॉरवर्ड कर चुका था, तो उसे बगैर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने दिया गया। इस दरवाजे से ही अजलान और कासिम खड़े नजर आ गए थे। वो दोनों भी उसे देखते फौरन उसकी जाने बढ़े। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज ड्यूड, कासिम हैरत के आलम में कहता अब उससे बगल गैर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम अजलान भाई। अब के वो अजलान से मिला। हयात तलहा को पहले से ही जानती थी। उसे देखते ही वो भी उनकी तरफ बढ़ी। तलहा, वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। थैंक यू मिस हयात। वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बोथ ऑन योर स्पेशल डे। वो कासिम और हयात को देखते हुए बोला। और हमें कौन मुबारकबाद देगा? अजलान फाइजा के साथ खड़ा बोला था। मिसेस अजलान? तलहा अजलान को देखते ही कब्रों चुकाए पूछ रहा था। अजलान ने इस बात में गर्दन हिलाई। ओ रियली? वो हैरत से बोला। उसकी गैर मौजूदगी में इतना कुछ हो गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, वेडिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू टू। थैंक यू। अजलान और फायजा ने बैक वक्त बोला। सब हंसे। राहिम भाई नजर नहीं आ रहे? तलहा ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए पूछा। अभी तो यही था। अजलान ने भी इधर उधर देखकर कहा। मिसेस सुल्तान भी कहीं नजर नहीं आ रही? हयात शरारत से बोली थी। मिसेस सुल्तान? असल झटका तो तलहा अंसारी को अब लगा था। भाई की भी शादी हो गई? वह हैरत से बोला। हाँ, और अब तुम भी कर लो, कासिम ने कहा। मैं भी कर लूंगा, पहले जरा भाई से तो मिल लूं। वो मुस्कुराहट दबाए बोला था। शायद लॉन में गए होंगे, फायजा कुछ सोचते हुए बोली। चलें ठीक है, फिर मैं मिलकर आता हूँ। वो कहते साथ ही अब होटल के बैकग्राउंड में बनाए गए लॉन की तरफ बढ़ा था। चेहरे पर मुस्कुराहट। भाई ने भी शादी कर ली, वो दिल ही दिल में बोलकर अब उसका दावत दरवाजे से गुजरकर वसी लॉन में दाखिल हुआ। जब उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी, अनमता, उसके लब हिले थे। वो अपनी जगह साकित खड़ा उस मंजर को देख रहा था। उसके हाथ राहिम के हाथ में थे। राहिम कुछ कह रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। वो दोनों एक साथ खड़े, बहुत करीब। तलहा ने उसे एक नजर ही देखा, फिर पीछे की जानिब कदम बढ़ा दिए। जब राहिम की नजर उस पर पड़ी, तलहा, वो उसे पुकारता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। अनमता भी चेहरे पर मुस्कुराहट और हैरत थी, उसके पीछे आई थी। राहिम उससे बगल गैर हुआ। तलहा, तुम ठीक हो? आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? आंसू तो उसने अपने अंदर उतार लिए थे, लेकिन आंखें दगा दी गई थी। तलहा, आप कब आए? वो पूछ रही थी। क्या तलहा अंसारी अब उन आंखों में देखने की गलती कर सकता था? वो नजरें राहिम की तरफ किए खड़ा था। तलहा, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? राहिम ने फिक्रमंदी से उसकी पेशानी को छुआ। नहीं भाई, शायद सफर के थकान है। वो बहुत मुश्किल से बोला था। तलहा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इतनी ज्यादा खराब थी तो मुझे तो बताया होता। भाई मैं बस आराम करूंगा, वो कहकर मुड़ा था। मैं चलूं तुम्हारे साथ? राहिम ने पीछे से बात लगाई। वो एक लम्हे के लिए रुका। नहीं भाई, आप इंजॉय करो। ये कहकर वो रुका नहीं था। वो बेहंगम अंदाज में सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था। सुर्ख आंखें, बिखरे बाल। उसे अपना दम घुटता महसूस हुआ। एक हाथ से ड्राइव करते, दूसरे से टाई की नाट ढीली की। तलहा अंसारी, जिसे वक्त ने भी हमेशा मुस्कुराते देखा था, जिसके होंठों से कभी मुस्कुराहट जुदा नहीं होती थी, सुनहरी आंख से एक आंसू टूटकर गाल पर फिसला। ख्वाहिशें, ख्वाब, दुआएं, वक्त सब दगा दी गई थी। जो आज तक जंग के मैदान में अपने मुखालिफों को शिकस्त देता आया, वो आर्मी ऑफिसर आज अपनी मोहब्बत की जंग हार बैठा था। एक और आंसू टूटा था। आसमान पर बिजली जोर से कड़की। स्याह रंग बादल छाने लगे थे। ठीक ऐसी ही स्याही ने उसके दिल में भी पहरे दिए थे। आज हिजर की रात थी, सबसे तवील और स्याह। उसके दिल ने इकरार किया था, लेकिन वो खुद इजहार क्यों ना कर सका। उसने चलती गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकला। वो जमीन पर बैठता चला गया। वो लम्हात सुनहरी आंखों में कैद हो चुके थे। वो राहिम के साथ खड़ी थी, उसके बराबर में, बेहद करीब। वो उसके साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने देर कर दी थी। अचानक बारिश ने भी जोर पकड़ा था। आसमान पर छाए स्याह बादल भी आज तलहा अंसारी का साथ देने को तैयार थे। वो सड़क पर उखड़ू बैठा था, रोते हुए। उसकी आंखें सुर्ख पड़ चुकी थी, कपड़े भीगने लगे थे। क्या इन 4 सालों में एक लम्हा भी ऐसा था जब वो उसे याद ना आई हो? क्या उसके दुख का मदाबा कायनात की कोई भी तकलीफ उस तरह से कर सकती थी जैसे होना चाहिए? वो सड़क पर बैठा नन्हे बच्चों की तरह रो रहा था। आज उसे तसल्लियां देने वाला भी कोई नहीं था, जिसके अल्फाज कभी दूसरों के लिए मरहम का काम किया करते थे। उसकी सहरजदा आंखें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती?
वो सिया आसमान की तरफ देखते ही शिद्दत के आलम में चिल्लाया था, मैं जानता हूं कि एक आजमाइश है, लेकिन तू कभी भी अपने बंदों पर उनकी वसीयत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। वो अब उठ खड़ा हुआ था। ख्वाहिशात को तकमील तक पहुंचा कर ही दम लेना चाहिए, नहीं तो ये रेत की मानिंद बंद मुट्ठी से भी बिखर जाती हैं। वो मेरा नसीब नहीं थी, मेरी तकदीर नहीं थी, फिर क्यों वो मेरी ख्वाहिश बनी, क्यों वो मेरे ख्वाबों का अक्स बनी। उसने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना आज किया। बारिश की शिद्दत बढ़ने लगी थी, उसे अपने जिस्म से तपिश उठती महसूस हुई। जब्त के मारे दोनों हाथों से बालों को पीछे करते हुए अब उठकर गाड़ी की जानिब बढ़ा था। और फिर वक्त का क्या है, वो कब किसी का हुआ है। जुदाई की मौत मारता है, खुद एक आह भी नहीं भरता। उसे अपने सीने में दर्द की शदीद लहर दौड़ती महसूस हुई, आंखों से आंसू वैसे ही रवा थे। उसकी सहरजदा आंखों की एक झलक कम थी, जो आज ये बारिश भी बरसने लगी थी। दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। वो बहुत मुश्किल से ड्राइव करते अब घर पहुंचा। बिखरा हुलिया, सुर्ख आंखें, भीगा लिबास। अब्दुल रहीम उसे देखते ही फौरन उसकी जानिब बढ़ा था। सुनहरी आंखें अब दर्द की शिद्दत से बंद होने लगी थी। उसके लब हिले थे। आज तलहा अंसारी अपनी उन तमाम तर ख्वाहिशात पर फातिहा पढ़ता जो उससे जुड़ी थी। तलहा भाई, तलहा भाई। अब्दुल रहीम उसके पास बैठा उसे मुसलसल पुकार रहा था। फिर फौरन राहिम को कॉल मिलाई। सुनहरी आंखें बंद हुई। तमाम ख्वाब दम तोड़ गए, लेकिन यादें बाकी थी। यादें मरते दम तक भी कहाँ पीछा छोड़ती। वो हॉस्पिटल के एक कमरे में था जब उसकी आंख खुली। राहिम उसे उठता देखते ही फिक्रमंदी से उसकी तरफ बढ़ा था। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा, हाथ ट्रिप्स की नालियों में जकड़े थे। तलहा, सब ठीक है? वो उसके सर पर हाथ फेर रहा था। वो उसका बड़ा भाई था, उससे मोहब्बत करने वाला, उसका हमराज, बेहतरीन दोस्त। मैंने अभी मम्मी को नहीं बताया इस बारे में। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ जाएं, फिर देखते हैं। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, नरमी से कहकर राहिम बाहर की तरफ बढ़ा। तलहा ने आंखें बंद की। वो तमाम मनाजिर उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसने एक सर्द आह भरी। हिजर की रात टल गई थी। उसकी जान बख्शी हुई। वो जिंदा था। शायद मूव ऑन करना आसान ना हो, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। जब एक लम्हे में मोहब्बत हो सकती है, तो क्यों एक लम्हे में अजियतें भुलाई नहीं जा सकती। ख्वाब बनाने में एक उम्र लगती है, और उन्हीं ख्वाबों को चकनाचूर होने में एक लम्हा भी नहीं लगता। गलती उसकी नहीं, वो तो जानती भी नहीं थी मेरे जज्बात को, एहसासात को, जो उसके ख्वाहिशमंद थे। एक आखिरी आंसू टूटकर सिरहाने में जज्ब हुआ। उसने अजियत से आंखें बंद करके खोली। तभी राहिम डॉक्टर के हमरा अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ने अंदर दाखिल होते ही खुशमिजाज अंदाज में पहले सलाम किया था। डॉक्टर तौकीर राहिम के दोस्त थे। वालेकुम सलाम तौकीर भाई। तलहा ने भी सलामती भेजी। कैसी तबीयत है? वो पूछते साथ ही अब उसकी रिपोर्ट्स का मुआयना कर रहे थे। मैं अब ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, शुक्र है, वरना मुझे मामला काफी हद तक संजीदा लगा था। तौकीर अब क्यों दोनों की तरफ देखते संजीदा सा बोला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राहिम ने भी शुक्र अदा किया। साथ ही उन्होंने उसकी पेशानी को छुआ। बुखार अब कम है, लेकिन आंखों में सुर्खी वैसी ही थी। तुम ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन लो, इंशाल्लाह जल्द ही रिकवर करोगे। डॉक्टर तौकीर राउंड पर थे, इसीलिए दूसरे मरीजों के मुआयने के लिए वो बाहर की जानिब बढ़ गए। राहिम अब उसके पास बैठा था। शुक्र है मामला ज्यादा सीरियस नहीं था, वो फिक्रमंदी से कह रहा था। भाई, तलहा ने उससे पुकारा। तलहा, कोई बात है क्या? बताओ मुझे। तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हुई? अब्दुल रहीम ने मुझे बताया कि तुम बारिश में भीगे हुए घर पहुंचे थे। उसकी आंखें फिर से सुर्ख होने लगी थी, आंसू बहने लगे थे। भाई, मुझे दर्द हुआ था यहाँ। उसने अपने दिल के मकाम पर नालियों से जकड़ा हाथ रखकर बोला। वो अपने बड़े भाई को वो सारे गम बता देना चाहता था जो उसे अजियत दे रहे थे, जैसे पहले बताता था, और वो हमेशा की तरह उसे सुनने के लिए तैयार था। वो नरमी से उसके बालों में हाथ फेर रहा था। आप सबसे दूर रहा इतना वक्त, अब इतने अरसे बाद मिला हूं, शायद ये इसी का रद्द अमल है। आवाज किसी खाई से आई लगती थी। वो लम्हात जो हमें अजियत दें वो आजमाइश होते हैं, और आजमाइश कभी भी यूं आकर यूं ही नहीं गुजर जाती। तुमने जो वक्त हम सबके बगैर गुजारा वो तुम्हारी आजमाइश का वक्त था, और आजमाइश के दिनों को कभी भुलाते नहीं, बल्कि उन्हें याद रखते हैं। राहिम ने अपनी बात कहकर एक गहरी सांस खारिज की, फिर बोला। तन्हा जिंदगी गुजारना मुझे लगता था कि सबसे बड़ी आजमाइश, लेकिन अब मुझे लगता है कि इंतजार से बड़ी तो कोई आजमाइश ही नहीं। इंसान के नजरियात और सोचें पल में बदल जाती हैं, और वो इन नजरियात और सोचों को अपनी मर्जी से खुद पर हावी करता है, अगर करना चाहे तो। यही सूझबूझ तो हमें अशरफुल मखलूकात बनाती है।
वो आज भी उसे हमेशा की तरह बहुत गौर से सुन रहा था। भाई, क्या हर अजियत एक आजमाइश है? वो पूछ रहा था। हाँ, हर वो चीज जो तुम्हें दुख दे, नुकसान पहुंचाए, तुम्हारा जहनी सुकून तबाह करे, वो आजमाइश। भाई, क्या आजमाइश आना जरूरी है? एक और सवाल। राहिम मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला। तुम जानते हो तलहा, मैंने अपने बचपन के दिनों में कभी दुख नहीं देखे। मुझे कोई नुकसान नहीं मिला। मेरे पास दुनिया की हर दौलत थी, माँ बाप, रिश्ते, दौलत, सब। क्योंकि वो मेरे आजमाइश के दिन ही नहीं थे। शायद मैं उस वक्त अल्लाह को ज्यादा पसंद नहीं था। मैं तब एक ईसाई था। फिर उसने मुझे अपना रास्ता दिखाया और मुझे उस रास्ते पर चलने की तौफीक दी। वहां से मेरे आजमाइश के दिन शुरू हुए, और अल्लाह हमेशा अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाइश में डालता है। वो देखता है कि हम साबित कदम रहते हैं या हार जाते हैं। मैंने तन्हाइयां देखी, जुदाई देखी, लेकिन मैं इस हिदायत के रास्ते से एक इंच भी नहीं हिला, क्योंकि मुझे आजमाइश के बाद मिलने वाले सब्र के फल पर यकीन था। आजमाइश आना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि उस आजमाइश से सीखना और सब्र करना बड़ी बात है। तुम्हें पता है तलहा, मुझे कभी कभी लगता है कि सूरह रहमान अल्लाह ने उतारी ही उन लोगों के लिए है जो सब्र के फल पर यकीन रखना जानते हैं। इस दुनिया में हम जो आजमाइश का वक्त सब्र के साथ गुजार रहे हैं, उनके इनामात का जिक्र अल्लाह ने सूरह रहमान में कितने खूबसूरत अंदाज में किया है। वो एक लम्हे के लिए ठहर कर बोला, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? चलो अब आंखें बंद करो, मैं सूरह रहमान की तिलावत करता हूँ, अल्लाह तुम्हें जल्द शिफायाब करे। ये कहते ही राहिम ने अपनी खूबसूरत आवाज में तस्मीह अदा किया और सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। वो बहुत ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज अदा करता था, तरतील और तरन्नुम के साथ। उसका अंदाज बहुत दिलकश था, चेहरे पर तमानियत, वो बहुत मोहब्बत से तिलावत करता था। तलहा को अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। वो आंखें बंद किए पुरसकून सा तिलावत सुन रहा था। होंठ मुस्कुराहट में ढले, उसे भी अपने सब्र के फल पर यकीन था। उसने सुनहरी आंखें खोलकर राहिम को देखा, जो आंखें बंद किए तिलावत कर रहा था। वो तिलावत करते वक्त खो जाता था। वो हाफिज कुरान था। टू बी कंटिन्यूड।